चैप्टर 794 मुख्तसर मादत की सरमायाकारी उर्दू कहानी अंदाज में। कलएन ने कोई और भी बीच रहा है ये जुमला अपने जहन में कई बार दोहराया मगर फौरन कोई सवाल ना किया। जब मुलाजिम चांदी की 3 मंजिला ट्रे में हाई टी रखकर कमरे से निकल गया तो उसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा अब खुद ये हिस्स क्यों नहीं खरीद लेती? अंधे को भी नजर आ रहा है कि लोन हुकूमत माहौलियात और फ़िज़ाई आलूदगी पर आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त कानून लाएगी। ऐसे में कोम कंपनी जो आला मेयार का कोयला और इनथरसाइट तैयार करती है का मुस्तकबिल रोशन है। £500,000 बल्कि 1 मिलियन पाउंड की मालियत भी कोई ख्वाब नहीं, बशर्ते कि कंपनी की इंतज़ामिया इस बढ़ती हुई तरक्की के साथ चल सके। मेरी ने नीचे वाली ट्रे से निहायत नफासत से एक खीरे वाला सैंडविच उठाया, बारीक सा नवाला लिया और आहिस्ता आहिस्ता चबाकर निगलने के बाद अपने ख़यालात तरतीब देना शुरू किए। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, जब से फ़िज़ाई आलूदगी के कवानीन सख्त हुए हैं, कोम कंपनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। हिस्स याफ्तगान बदलते जा रहे हैं। जब मुनाफा की खुशबू आती है तो दौलत के भूखे लोग हमेशा पीछे नहीं रहते और उनके पीछे अक्सर ताकतवर शख्सियात होती है। अगर मैं नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल की रुकन ना होती, अगर मेरे ताल्लुकात बड़े लोगों और अशराफिया से ना होते, तो यकीनन अब तक दबाव में आकर मैं अपने हिस्स बीच देती, मुनाफा कमाती और खामोशी से अलग हो जाती। इसने चाय का हल्का सा घूंट लिया और बात जारी रखी, लेकिन फिर भी हिस्स चंद हाथों में सिमट रहे हैं। मुझे खदशा है कि अगर मैंने कुछ न किया तो मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर नहीं रहूंगी और अपने बाप की इस विरासत पर मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ये कंपनी किसी और का खेल बन जाए। मैं चाहती हूं कि ये बीक्लिंग ही नहीं बल्कि पूरे लोन किंगडम की सबसे बड़ी इनथरसाइट कंपनी बने। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, हिस्स गिरवी रखे, अपनी जायदाद बेची, खुफिया तौर पर 15 शेयर खरीदे, काबिले भरोसा दोस्तों की मदद से मजीद 10 हासिल किए। इस तरह मेरा मजमूई हिस्सा 45 हो गया है। मगर मसला यह है कि एक छोटा हिस्सादार अचानक अपना 3 फरोख्त करना चाहता है और मेरे पास फौरी रकम नहीं। ये गुफ्तगू कल्याण के लिए एक नई दुनिया थी, वो जो ज़्यादातर फौक अलफितरत मखलूक़ात और बेअंदाज़ा ख़तरात से निमटने का आदी था, इस तरह के तिजारती मरके में पहली बार कदम रख रहा था। इसने ट्रे से टर्की वाला सैंडविच उठाया और चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, अब जो हिस्स बाद में खरीदेंगी क्या उन्हें गिरवी नहीं रखा जा सकता? मेरी ने नफ़ी में सर हिलाया, वक्त ही नहीं। खरीदार ने पेशकश कर दी है, सौदा किसी भी लम्हे तय हो सकता है। कल्याण आहिस्ता से सोफे पर टेक लगाते हुए बोला, तो फिर अब मेरे पास क्यों आए? मेरी के कंधों में जैसे यकदम हल्की सी नरमी आई। अव्वल, अब के पास खासी रकम मौजूद है, अब को कर्ज जमा करने की ज़रूरत नहीं। दुवम, अब बीक्लिंग में नए हैं, अब के किसी से ऐसे ताल्लुकात नहीं जिनसे मुफादात टकराएं, यानी अब पर मुझे एतमाद है कि अब मुआहदा नहीं तोड़ेंगे। सिवम, हमारी पहली मुलाकात में मुझे लगा कि अब निहायत सुलझे हुए, बावकार और समझदार इंसान हैं। कल्याण ने दिल ही दिल में सोचा, अगरचे मैं शर्मिंदा हो रहा हूं मगर ये तारीफें साबित करती हैं कि डिवाइन डॉनट्स का मेरा अदा किया हुआ किरदार बिल्कुल सही चल रहा है। इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, तो मोहतरमा अब चाहती क्या है? मेरी ने चाय रख कर कहा, अब वो 3 खरीद ले, मगर मैं 2 मुआहदे साइन करूंगी। एक, 3 माह बाद में अब से ये हिस्स मौजूदा मुद्दत की सबसे ज्यादा कीमत पर वापस खरीद लूंगी, टैक्स में भरूंगी। दूसरा, हम कंपनी के मामलात में एक दूसरे से मुशावरत के पाबंद होंगे और साथ ही अब को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर दिया जाएगा। ये आला मुआशरे में अब के दाखिले के लिए भी मददगार होगा। कल्याण ने अंदाज़ा लगाया, ये तो सीधा सीधा मुनाफा बख्श कम खतरे वाला कर्ज है और मेरे किरदार के लिए भी बेहतरीन सरमायाकारी। चंद लम्हे सोचने के बाद इसने नर्म लहजे में कहा, किसी खातून की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरी के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया मगर कल्याण ने जुमला मुकम्मल किया, लेकिन मैं बहुत मोहतात आदमी हूं। मैं एक वकील और अकाउंटेंट की टीम से कंपनी की मुकम्मल जांच करवाऊंगा। अगर सब दुरुस्त हुआ तो हम ताउन शुरू कर देंगे। मेरी फौरन मान गई।
قیمت پوچھی گئی۔ کم از کم 12,000 پاؤنڈ۔ کلیان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ تو میرے لیے زیادہ نہیں۔ کل ملاقات طے ہو گئی۔ اور کلیان سوچنے لگا، پرانا جاننے والا اس کمپنی میں کام کرتا ہے، ڈیوائن ڈانٹس کے طور پر اس سے ملنا عجیب ہوگا۔ ایمیلن وائٹ کی رات کے 8 بج رہے تھے۔ ایسٹ بورو کی گلیوں میں لوگ تھکے ہارے داخل ہو رہے تھے، پہلے لہجے میں امید، پھر جسموں میں تھکن، پھر چہروں پر مایوسی۔ ایمیلن جو اب بھورے نیلے رنگ کے مزدوروں کا لباس پہنے کھڑا تھا، بیکلینڈ برج کے قریب تاریک گلی کے سائے میں چھپا ہوا لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ اس کا لباس باقی غریب لوگوں جیسا نہیں، بہت صاف، بہت نیا، بہت نمایاں۔ وہ گلی کے اندر گیا، کپڑے پھاڑے، مٹی لگائی، بدبودار پانی کے چھینٹے مارے، اور ہر لمحہ اس کی ناک پر فوق الفطرت قوت کے باعث بدبو کا حملہ تیز ہوتا گیا۔ وہ قے کرنے کے قریب تھا۔ بالآخر سخت اذیت کے بعد اس نے خود کو مکمل طور پر بھیس بدل کر تیار کر لیا۔ ہاتھ میں کوئلے کے داغ، کپڑوں پر مٹی، چہرے پر کالا۔ اب وہ جھک کر بھیگی سڑکوں کے شور میں گم ہو کر ایسٹ بورو میں داخل ہو گیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اسے راستوں کا کچھ علم ہی نہ تھا۔ 1 گھنٹے کی پوچھ گچھ، بھاگ دوڑ اور اندھیرے راستوں کے بعد وہ لائم سٹون اسٹریٹ پہنچا، گندی، تنگ، بھاری بدبو سے بھری گلی۔ جس آدمی کی وہ تلاش میں تھا، آرگوس، وہ گھر نہیں تھا۔ پھر وہ بیلوگا وہیل اسٹریٹ بھاگا۔ اس بار اس کی حسن شامہ نے اسے بتایا، اندر 2 لوگ ہیں، ایک وہ جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے، اور دوسرا بالکل ویسی ہی خوشبو رکھنے والا۔ ایمیلن ٹھٹک گیا۔ ایک آدمی سے مقابلہ ٹھیک، مگر دونوں مصنوعی ویمپائر؟ یہ خطرناک ہے۔ اس کے قدم رک گئے، دل دھڑکنے لگا۔ رات کی ہوا میں خوف، بے چینی اور ایک ممکنہ ہنگامے کی آہٹ تیرنے لگی۔ ایمیلن وائٹ آج ایک ایسی آزمائش سے گزر رہا تھا جو اس نے اپنی لمبی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سنگوئے تھا، ایک ایسا ویمپائر جو گھر میں رہنے کا عادی تھا، لڑائی جھگڑے سے دور۔ اس نے زندگی میں جتنی لڑائیاں لڑی تھیں وہ ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جا سکتی تھیں، اور ان میں بھی ہمیشہ اس کے پاس تعداد کا فائدہ ہوتا تھا۔ مگر آج صورتحال اس کے لیے بالکل مختلف تھی۔ آج اسے اکیلے ایک مصنوعی ویمپائر کا سامنا کرنا تھا، وہ بھی ایسے ماحول میں جس میں کھڑا ہونا بھی اس کے لیے اذیت سے کم نہ تھا۔ بلڈنگ کے پہلے فلور کی ہوا میں بدبو کی کئی پرتیں تھیں، پیشاب کی تیز باو، نمی سے بھری سڑن، نہ بہائے گئے گٹر کی باس، اور ان تھکے ہارے باسیوں کے جسموں سے اٹھتی تعفن آمیز مہ۔ سب مل کر ایک ایسا زہریلا مرکب بناتی تھیں جو ایمیلن کی حساس حسن شامہ کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پہلی بار اپنی زندگی میں چاہتا تھا کہ کاش وہ اپنی ناک ہی کاٹ سکتا۔ وہ سچ میں محسوس کر رہا تھا جیسے کسی جہنم کے گڑھے میں قید ہو۔ وہ خود کو بار بار 3 لفظ یاد دلا رہا تھا، صبر، تحمل، انتظار۔ یہی وہ اصول تھے جو ہنگڈ مین نے سن کو سکھائے تھے، اور وہ آج ایمیلن کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اسے اندر گھسنے، حملہ کرنے کی جلد بازی نہیں دکھانی تھی۔ اسے بس ایک موقع چاہیے تھا، وہ لمحہ جب آرگوس اپارٹمنٹ چھوڑ کر جائے تاکہ وہ گارلز کیون کو تنہا اور بے بس پا سکے۔ انتظار کے دردناک لمحے گزرتے رہے۔ پھر بالآخر ایمیلن نے دیکھا کہ گارلز کیون کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا۔ ایک دبلا پتلا، گہری بھوری جلد والا شخص باہر نکلا۔ اس کی ناک تیز اور ٹیڑھی تھی، گلیلی گال، ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ ابھری ہوئی سوجنوں اور پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ آرگوس تھا، وہی پرائم ورڈیل مون کا ماننے والا جس کے جانے کا ایمیلن انتظار کر رہا تھا۔ ایمیلن نے خاموش خوشی محسوس کی۔ جیسے ہی آرگوس عمارت سے باہر نکلا، ایمیلن نے مزید 5 منٹ صبر کیا۔ پھر اس نے تیار ہونے کے لیے اپنے پوشنز نکالے۔ اس نے ایک دوا پی اور اپنے جسم پر مائع چھڑکا جس نے اس کی خوشبو کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ پھر اس نے دوسرا پوشن استعمال کیا جس نے اس کے جسم کو دھندلا کر دیا، جیسے وہ آہستہ آہستہ ہوا میں گھل رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں لیمونوز ٹریولز نمودار ہوئی، ایک پراسرار سبز مائل کانسی کی چھوٹی کتاب۔ اس کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے، ستاروں سے لکھی علامتیں نمودار ہوئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ یہ ایک ایسٹروجر کی صلاحیت تھی، روحانی خلل پیدا کرنا ارد گرد کے
माहौल को गैर मुतवाजिन करना ताकि दुश्मन की हिस्से धुंधली पड़ जाएं। ईमिलन खामोश कदमों से गाल्स केविन के अपार्टमेंट के सामने गया मगर दरवाजे पर नहीं रुका। इसने लिमोनोज ट्रेवल्स खोली, एक मखसूस सफ़हा चुना और इसे ज़हन में एक इशारा मिला, एक गैर मरी दरवाज़ा खोलने का। दीवार पर हाथ रखते ही इसके सामने भौतीला नीला दरवाज़ा नमूदार हुआ। एक ऐसा दरवाज़ा जो पानी का बना हुआ महसूस होता था मगर हकीकत में एक रूहानी गुज़रगाह थी। ईमिलन ने कदम बढ़ाया और इस नीले पर्दे से गुजर कर गाल्स केविन के अपार्टमेंट के अंदर पहुंच गया। कमरा बेहद भद्दा, बोसीदा और गंदा था। 3 बिस्तर दीवार के साथ लगे थे, एक टूटी अलमारी एक कोने में रखी थी और हर तरफ बिखरी हुई चीज़ें पड़ी थीं। कमरे में गाल्स केविन बैठा था, लंबे बाल, सुर्ख आंखें, मगर पूरी तरह संगुएं की आंखें नहीं। वो अपने में गुम, किसी सोच में डूबा हुआ था। ईमिलन खामोशी से इसके पीछे गया। लिमोनोज ट्रेवल्स खोली। एक सफ़ा निकाला जिस पर तरह तरह के टेढ़े मड़ई रम्स बने थे, जैसे कोई पतला दरख्त अपनी शाखें फैला रहा हो। इसने सफ़े पर उंगली फेरी। अचानक शदीद चांदी रंग की बिजली ने पूरा कमरा रोशन कर दिया। गाल्स केविन के सर पर बिजली गिरी, वो जगह पर जिम गया, इसके पट्टे अक्कड़ गए। इसी लम्हे ईमिलन इसके पीछे जाहिर हुआ और उसकी गर्दन पकड़कर एक झटके से तोड़ दी। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। सर अलग हुआ, जिस्म धड़ाम से ज़मीन पर गिरा, खून दीवारों पर फैल गया। ईमिलन चंद लम्हे हैरान खड़ा देखता रहा। ये इतना आसान कैसे हो गया? मगर जवाब वाज़े था। बिजली इस मस्नूई वैम्पायर की कमज़ोरी थी। रूहानी मुदाखलत और अचानक हमले ने इसे बेबस कर दिया था। ईमिलन ने कमरे में इधर उधर देखा और गाल्स केविन के सर को छुपाने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का बक्स तलाश किया, मगर लाश से अभी तक बीवंडर खुसूसियत अलग नहीं हुई थी, इसलिए वो खून नहीं पी सकता था। वो इंतज़ार करने लगा। 2 मिनट बाद ईमिलन ने दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ सुनी। फिर वो बाव आर्गोस की। ईमिलन के दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्गोस वापस आ गया था, और वो भी कुछ महसूस करके। इसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर एक गैर मामूली खामोश दस्तक, जैसे वो ऐलान कर रहा हो कि इसे सब पता है। ईमिलन भाग नहीं सकता था। सामने से लड़ना तबाही होता। इसने झट से सर बिस्तर पर रखा, खुद को इनविजिबल किया और कमरे के कोने में सिमट कर बैठ गया। इसने माहौल ऐसा बना दिया कि लगे कातिल आकर जा चुका है। चंद लम्हे बाद खिड़की हल्की सी खिली और आर्गोस की सुर्ख आंखें अंदर झांकने लगे। फिर वो अंदर कूद आया। इसने गाल्स केविन के जिस्म को देखा, फिर उसका अलग हुआ सर, फिर लकड़ी का बक्स, और उसकी आंखें खौफ और सदमे से फैल गईं। ईमिलन ने अपनी जगह से सांस रोके बैठे हुए लिमोनोज ट्रेवल्स निकाली और सफ़ा पलट कर दोबारा बिजली का अटैक मुंतखब किया। अब मद्दे मुकाबिल कमरे में था। जंग होने वाली थी और ईमिलन एक बार फिर सब्र के बाद वार करने के लिए तैयार था। ईमिलन वाइट की सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। इसे फौरन एहसास हुआ कि इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसने अखबारों के ढेर और वो छोटा सा लकड़ी का बक्स ठीक से नहीं छुपाया था। दोनों चीज़ें अब एक दूसरे के साथ रखी थीं, जैसे कोई जल्दी में उन्हें इस्तेमाल करने वाला हो, मगर दरवाजे पर दस्तक सुनकर काम अधूरा छोड़कर भाग गया हो। ये मंजर इतना गैर फितरी था कि कोई भी ज़हीन दुश्मन फौरन समझ सकता था कि कातिल अभी इसी कमरे में छुपा हुआ है। ईमिलन के ज़हन में यह ख्याल आया और इसी लम्हे आर्गोस के ज़हन में भी यही सवाल उभरा। दोनों ने एक दूसरे की सोचों का अंदाज़ा लगा लिया और दोनों एक साथ समझे ये सूरत-ए-हाल खतरनाक है। अगले लम्हे दोनों वैम्पायर एक साथ हरकत में आए। आर्गोस ने एक झटके से सियाधोई कैसी गलीज फाश जैसी फैली हुई ओ विंग्स ऑफ डार्कनेस वो निकाल कर साइड पर छलांग लगाई, जबकि ईमिलन ने फौरन लिमोनोज ट्रेवल्स के खिले सफ़े पर उंगली फेर दी। चांदी जैसी रोशनी पूरी तारीख कमरा में फैल गई, लेकिन बिजली सीधी आर्गोस पर नहीं गिरी। वो फर्श के पास जा टकराई, फिर बारीक शाखों में बटकर अर्द गिर्द फैल गई। अचानक वो सियाधुंध से बनी आर्गोस की विंग बिजली को अपनी तरफ खींचने लगी। जैसे ही लकीर नुमा बिजलियां इस
धुएं को च्योत वो फटकर आर्गोस के पूरे जिस्म में सरायत कर जाती। आर्गोस एक सेकंड के लिए सुनसा होकर जमीन पर गिर पड़ा। ईमिलन ने मौका देखा, किताब दोबारा पलटी और फिर एक और सफ़े पर उंगली फेर दी। हैरत अंगेज तौर पर किताब के आधे सफ़हात बिजली के हमलों से भरे थे, एक दो नहीं दर्जनों हमले, जैसे किसी ने यही ताकत इस किताब में ख़ास तौर पर भरी हो। एक और चांदी की कड़कती हुई बिजली आर्गोस पर गिरी। इसका जिस्म धुआं छोड़ने लगा, जैसे इसके अंदर कुछ जल रहा हो। इसकी टांगें लड़खड़ाएं, जिस्म झटकों से कांपने लगा। ईमिलन ने देर ना की, दौड़कर आगे बढ़ा, इसकी रफ्तार पीछे धुंधले अक्स छोड़ रही थी। इसने आर्गोस के सर को पकड़ा और एक ही झटके में कड़िच गर्दन उलट गई। आर्गोस की आंखें खून से भर गईं। इसके चेहरे से रिश्ता हुआ पीप फट कर बाहर आ गया और अंदर से तारीक बौतीला साया उभरा। ईमिलन पीछे हटा। ये नॉर्मल नहीं था। आर्गोस की आंखों से इंसानियत गायब हो चुकी थी। रहा सहा होश भी उड़ गया और अब सिर्फ वहशत, पागलपन और तबाही बाकी थी। आर्गोस ने दोनों हाथ सर पर रखे और एक झटके से अपनी गर्दन दोबारा सीधी कर ली। पूरे कमरे में हल्की लर्जिश दौड़ गई। फिर उसके जिस्म पर सिया अंधेरा फैलने लगा, मक्खियां, धुआं साया, जैसे कोई भूखा बिला पर्दों के पीछे मुंह खोल रहा हो। इसका जिस्म फूलने लगा, जल्द से पीप रिसने लगा, चेहरे पर नई दरारें बनने लगें। वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका था। ईमिलन ने दिल में गाली दी। यही मसला था प्राइमवर्डेल मून वालों के साथ, जब भी गड़बड़ होती फौरन इफरीत बन जाते। आर्गोस ने इसे देखा, अब उसकी नज़रें जिंदा इंसान जैसी नहीं थीं, वो सिर्फ शिकार देख रहा था। ईमिलन ने फौरन किताब पलटी। बिजली का सफ़ा एक बार फिर चांदी का एक और कहर बरसा के जमीन हल गई। कमरा रोशन हुआ, अंधेरा पीछे हटा। मगर अगले ही पिल ऐसा लगा जैसे ये बिजली खुद अंधेरे के अंदर खींच ली गई हो। दोनों तवानाइयां एक दूसरे से टकरा कर खत्म हो गईं। आर्गोस ने एक झटके से हमला किया। इसकी रफ्तार इतनी जहरीली, इतनी तेज थी कि वो इंसानी आंख से देखी भी ना जा सकती। ईमिलन लुढ़क कर नीचे गिरा, इसका पंजा बाल बाल बच गया। इसी लम्हे इसने अपनी जेब से एक छोटी धाती शीशी निकाली। आर्गोस उल्टा हुआ और लम्हे भर में ईमिलन के बिल्कुल करीब पहुंचा। ईमिलन ने कोर खोलने की फुर्सत भी ना ली। इसने जोर से शीशी को दबाकर दरार बनाई और पूरी शीशी आर्गोस के चेहरे पर दे मारी। शीशी का अंदर का सयाल साइल छींटों की सूरत में आर्गोस के ऊपर गिरा। वो माय नहीं था, वो शोला नहीं था, वो सुन वाटर था। खालिस धूप का ऐसन, ओमुपास के लिए जहन कातिल। आर्गोस की चीख ने दीवारें हिला दें। इसके जिस्म से काले धुएं के मरगौले उठे, जैसे कोई भट्टी गर्म हो गई हो। वो ईमिलन से टकराया, मगर उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। ईमिलन गिरा, मगर जख्मी नहीं हुआ। इसने अपना जला हुआ हाथ झटक कर साफ किया और फौरन किताब दोबारा खोली। आखिरी बिजली का हमला इस मखलूक पर इस तरह गिरा जैसे आसमान ही इसके ऊपर बंद हो गया हो। आर्गोस के जिस्म में झटके दौड़े, फिर वो एक लम्हे के लिए साकिन हुआ और फिर जैसे सूरज के सामने मोम पिघलता है, इस तरह गलने लगा। ईमिलन ने आखिरी वार के तौर पर मजीद सुन वाटर इस पर उंडेला। कोई चीख, कोई हलचल नहीं। आर्गोस धीरे धीरे पिघलता गया, सियामाए बनकर जमीन पर गिर गया। कमरे में खामोशी का राज हो गया। ईमिलन ने गहरी सांस ली। हाथ जख्मी था, मगर जल्द खुद ही भर रही थी। इसने पहली बार महसूस किया, इसने ये सब खुद किया है। ना मदद, ना फरार, ना दुआ, सिर्फ अपनी ताकत, अपनी मंसूबाबंदी और टीरट कलब से सीखा हुआ तजर्बा। वो वाकई कवि हो रहा था। जिंदगी में पहली बार इसने खुद को एक सच्चे वैम्पायर जंगजू की तरह महसूस किया। लेकिन वक्त कम था। बाहर लोग जमा हो रहे थे। आर्गोस की चीखें आधी गिल्ली ने सुन ली थीं। पुलिस भी आ सकती थी। ईमिलन ने जल्दी जल्दी कमरे में फैला हर निशान मिटाया। सुन वाटर और सिया धुंध के इम्तिजाज से जलती हुई सिया आग पूरे कमरे में फैल गई। खून, बिजली के निशानात, जिस्म के जर्रे सब जलकर सिया गाढ़े माद्दे में बदल गए। जो लोग बाद में यहां आएंगे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। बस एक अजीब सा चिपचिपा कालापन।
ایمیلن نے بلاخر دونوں بیونڈر خصوصیات گالس کیون کا سرخ دل نما کرسٹل اور آرگوس کی سیاہ چہرہ بنی خصوصیت اٹھائی لکڑی کے بکس میں رکھیں اور کتاب کے صفحے پر انگلی پھیری جگہ بدلنے والا صفحہ ٹیلی پورٹیشن اس کا وجود اس کے ارد گرد گہرے سیاہ چمگادڑ سب دھیرے دھیرے دھندلے ہوئے اور پھر غائب ہو گئے 15 منٹ بعد جب پولیس آئی تو کمرہ خالی تھا نہ کوئی لاش نہ کوئی ویمپائر اور نہ کوئی خون انہوں نے سستی سے بیان لیا لوگوں کو سمجھایا کہ شاید انہیں وہم ہوا ہے اور اگلے ہی لمحے کیس بند کر دیا ایمیلن اس وقت تک گھر پہنچ چکا تھا اس نے لیمونوز ٹریولز چھپا دی اور دونوں قیمتی فتوحات ساتھ لے کر سیدھا ایڈورا کے گھر کی طرف روانہ ہوا آج اسے اپنی کامیابی کا اعلان کرنا تھا اور اپنا انعام پورے فخر سے وصول کرنا تھا